हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। मैं रितु आप सभी का फिल द फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम एंड गुड आफ्टरनून। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी और कैसे हैं आप सब? एक बार अपने बारे में सब कुछ बताते जाइए, कैसी आप लोग की तैयारी चल रही है। और मेरी वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा, तो फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक बार बता दीजिएगा, वॉइस और वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल क्लियर है। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा, प्रिंस, हरी जी एंड बबली, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिए मेरी वॉइस और वीडियो बिल्कुल आप लोग के लिए क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो बताइए कि आज का पेपर हुआ है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, बट अभी पेपर पूरी तरह से पता नहीं है। जो क्वेश्चन कुछ पता चले उसके आधार पे ही मैं बोल रही हूँ। पर जब तक पूरा पेपर खुद नहीं देख लीजिए तब तक सुनी सुनाई बातों पर नहीं जानी चाहिए बातें। ठीक है माही, राधे राधे माही। चलिए, बबली ने बोल दिया सब कुछ क्लियर है, थैंक यू। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं एवरीडे आपको बताती हूँ कि फिल द फॉर्म की हमारी आपकी इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आप सब जो लोग टेलीग्राम में हमारे मेंबर जुड़े हैं सभी को पता है कि वहाँ पे जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट हो रही है सारी कुछ वहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। ठीक है गोविंद, गुड आफ्टरनून। और अभी का टाइम क्या है ना, बस आप रिवीजन करिए, फटाफट क्वेश्चंस को देखना है आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपसे छूटा ना हो, है ना। और जितने भी मेरे पुराने वीडियो हैं जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं वो भी एक बार आप जरूर देख कर जाइए एग्जाम में, जिनके अभी डेट नहीं आए हैं। ऑप्शन फंस रहे हैं। हाँ, वीडियो मैंने भी देखा है माही, बट जहाँ तक मैंने देखा है कि ईवीएस और सीडीपी में सारे बच्चे मोस्टली कह रहे हैं कि जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वहीं से आए हुए हैं और काफी हेल्पफुल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। हाँ बहुत अच्छा, वही वही मैं बोल रही थी कि प्रीवियस ईयर के जो इतने क्वेश्चन ईवीएस और सीडीपी का सेक्शन ऐसा है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए पूरा, तो आपके 90% तो क्वेश्चन आने हैं, एक दो कह सकते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन हम 90% लेकर चलते हैं कि आपके प्रश्न वहीं से आएंगे। तो एक बार जो मुख्य हैं आप उनको जरूर देखना। और जीन प्याजे, लेव वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग को तो बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाना। और इससे आपके 3 से 4 प्रश्न आने ही है, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। और भी है, और डेवलपमेंट, हेरिडिटी, ये सबसे क्वेश्चन तो आपके श्योर हैं आने ही आने हैं। तो ये सब चैप्टर जो हैं आपके नंबर दिलाने वाले हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने शुरू से जब से मैं क्लास ले रही हूँ यही बात बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस आते हैं और आपने जितने पेपर सॉल्व कर लिए हैं वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर आपको अगर पता है तो वही होगा। ठीक है, तो अभी जो भी मैं तैयारी करा रही हूँ आपके उसी बेस पे कराऊंगी, जो भी मेरे क्लासेस अभी हैं तो उसमें आप वही करिएगा। और क्लासेस मेरी बंद होने के बाद भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करिएगा जब तक आपकी डेट नहीं आती है। हाँ वही मैंने बोला, 10% जो चांसेस है वो सिलेबस से ही आएगा, अलग से नहीं आएगा। हो सकता है वो कुछ अलग तरीके से पूछ ले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम तो 90% अपने आप को श्योर करना ही है ना हमें कि हमको इतना करके आना है। देखो एक दो क्वेश्चन जो बहुत पढ़ा होता है ना उसका भी गलत होता है, मेरे भी होते हैं। 28-29 मार्क्स आना ये पॉसिबल है, मेरा भी आया है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे 30 आउट ऑफ 30 ही आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पता होता है लेकिन लास्ट में क्या होता है हम उसको गलत कर देते हैं। हाँ, तो जीन प्याजे भी आएंगे, तीनों ही आएंगे और ये दोनों पेपर में भी आएंगे। और डेवलपमेंट से तो जितना मैंने आपको बताया कि सेफलोकॉडल और प्रोक्सिमो डिजिटल ये सब तो आप पढ़ के ही जाइए। ये मुझे पता है इससे क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते और आप सब बहुत अच्छा इसमें कर रहे हैं। जहाँ पे आप फंसते हैं पेडागोजी सेक्शन में फंसते हैं, तो वही थोड़ी सी क्वेश्चन को देख। हाँ,
तो आएगा तो ज़रूर ही, और मुझे पता है कि आप लोग दोनों पेपर दे ही रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है? हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी एग्ज़ाम में जाके हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है ना? कभी-कभी हम हड़बड़ाहट करने लगते हैं कि लैपटॉप है, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो थोड़ी-सी नर्वसनेस होती है कि कैसे करना है सब कुछ हैंडल मैनेज। वहाँ पे आपको सब गाइडेंस मिलेगी, तो डोंट वरी, उसके लिए चिंता मत करिएगा। वहाँ पे सब कुछ जो ना समझ में आए, फ्रीली वहाँ पे जो लोग आपको हेल्प के लिए होंगे, आप उनसे पूछिएगा। जो नहीं आता बिल्कुल क्लियर होके पूछ लीजिएगा। संकोच बिल्कुल नहीं करना है आपको कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है, तो मैं कैसे पूछूँ? तो ये चीज़ें ध्यान में हैं, और बिल्कुल दिमाग को फ्री रख के जाइएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करिएगा, ठीक है? जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मार्क ऑफ रिव्यू करके उसको छोड़ दीजिएगा, उसको आराम से करिएगा, ठीक है ना? जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उसको फटाफट करते जाइएगा। बीच-बीच में वॉइस कट रही है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून राधा, रोहित, ठीक है। ओके, बफरिंग तो यहाँ से नहीं हो रही है। प्रियंका आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वॉइस कट रही है। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं अपना वाईफाई एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ। कभी कभी वो ब्लिंकिश होने लगता है ना, इसकी वजह से वॉइस थोड़ी सी कट जाती है। 1 मिनट। बेटा, बेटा सुनिए। थोड़ा सा वाईफाई का वो, उसको थोड़ा सा लॉक कर देना। वो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है क्या, देखो तो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या अभी भी वॉइस फंस रही है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है मेरी? थोड़ा पेपर आप लोगों को सुन के थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होगा कि हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ हमारा भी हो जाएगा, और ऐसा ही होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत अलग से नहीं आएंगे, जितने आपके टॉपिक्स हैं ना वही टॉपिक से ही पूछेगा। हाँ, यूपी टेट होता तो मैं उसके लिए गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि यूपी टेट का ऐसा लेंदी होता है कि वो कहीं से भी पूछता है। ठीक है ना? तो दिक्कत वहीं पर हो जाती है थोड़ी सी। अभी ठीक है। थैंक यू खुशबू बताने के लिए। और जो हमारी ऑनलाइन क्विज हो रही है ना, जो शाम को हो रही है आपका मॉक टेस्ट, उसको जरूर आप लोग लीजिएगा मॉक टेस्ट को। ठीक है? ब्लिंक नहीं हो रहा है? सही है? हो रहा है ब्लिंक? उसको पीछे पिन थोड़ा सा टाइट कर देना। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा। अभी बताइएगा कि वॉइस सही है? अभी वॉइस मेरी सही आ रही है? एक बार बताइएगा आप सभी कि मेरी वॉइस अब सही है। थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा है, बट बच्चों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगर मेरी वॉइस नहीं भी आती है, अगर पिक्चर क्लियर है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है? नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन माही मैं कहूंगी आप सभी मॉक टेस्ट करिए उसको, क्योंकि उसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना? उसको उसी तरह से बनाया गया है, तो उसको जरूर करिए। थैंक यू माही बताने के लिए। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा है पेपर फर्स्ट और सेकंड की जो ऑनलाइन क्विज है, अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मेन है कि आपको क्वेश्चन सब मेरा सॉल्व कराना है। ठीक है ना? तो आवाज को नहीं पर क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग आंसर करते चलिएगा। अगर वीडियो सही है तो हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है? थोड़ा सा वाईफाई में हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए वॉइस मेरी सही नहीं आ रही होगी।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और सभी लास्ट में आज में अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। इससे आपकी प्रिपरेशन का मुझे थोड़ा-सा वो लगेगा अंदाज़ा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं, आपका वे सही है कि नहीं। वैसे भी सभी अच्छा कर ही रहे हैं। लिंक तो खुलता है रोहित जी, काफ़ी बच्चे ले रहे हैं पार्टिसिपेट, मैं देख रही हूँ। बट हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, नेटवर्क इश्यू हो, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी आने लगा है। विकास अवधि जिसमें आंतरिक मानदंडों पर सवाल उठाया जाता है और सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यह देखकर कि उनका बेटा रवि पढ़ने में रुचि रखता था और 3 साल की उम्र में पढ़ सकता था, उसके माता-पिता ने उसे बहुत सारी किताबें दिलाईं। अपने माता-पिता के प्रोत्साहन के कारण रवि का पढ़ना उनकी उम्र के अनुसार उन्नत था। उपरोक्त उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत का अनुमान लगाया जा सकता है? विकास अनुमानित पथ का पालन नहीं करता, विकास एक अधोगामी है, विकास एफ्लोकॉडल यानी शीर्षगामी है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से। ओके, माही और रोहित जी का आंसर आ गया है और जो आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है। बहुत अच्छा, हरी जी का, हाँ बहुत अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 4 ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। विकास की किस अवधि में निम्नलिखित विशेषताओं में से प्रत्येक शामिल है? स्वतंत्रता, स्थापना, पहचाना और अमूर्त सोच का विकास। ये सब विशेषताएं किस उम्र की हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी आंसर करिएगा। बबलू जी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सभी आंसर करिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 3 ही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्कृतियों में समाजीकरण का एक समान तरीका है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां अपने जीवन काल में विभिन्न समय के दौरान बच्चों को प्रभावित करती हैं। मीडिया और परिवार समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी है। माध्यमिक समाजीकरण यानी द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले होता है जब बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं और भाषा को प्राप्त करते हैं। समाजीकरण के बारे में है, काफी इम्पोर्टेंट है और ये आप मान के चलिए कि आपका सोशलाइजेशन से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। एजेंसी पूछेगी या फिर इसके विशेषताएं या फिर परिभाषा में से ही डायरेक्ट पूछ देता है कि समाजीकरण क्या है। बबली का आंसर आ गया है। ओके, और अभी भी आंसर करते जाइए। तो फोर्थ का जो होगा आंसर वो हमारा सेकंड होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए उसके बाद आंसर करिएगा। ठीक है, डी नहीं होगा। ठीक, बी होगा। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई एजेंसियां अपने जीवन काल के विभिन्न समय के दौरान बच्चों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, सभी को पता है कई एजेंसियां होती हैं, बिल्कुल सही बात करिए, और एक जटिल प्रक्रिया है। उसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड। फिफ्थ को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों के नैतिक तर्क को समझने के लिए यहाँ पे क्लोनेनाइट जो दिया है, ये संज्ञानात्मक विकास की बात करी गई है। संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण का उपयोग किया है हार्वर्ड गार्नर, जीन पियाजे, जो जीन ट्यूटोरियल या फिर माइकल ओसेर। क्वेश्चन नंबर
5 का सभी आंसर करिएगा। काफी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सब क्वेश्चन आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो एक बार जब भी आप एग्जाम देने जाइए, जब भी आपकी डेट आ जाए, तो एक बार सारे क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसके लिए। इसका जो राइट आंसर है वो जीन प्याजे, ठीक है। फंसाने के लिए ही क्वेश्चन में क्या दिया है, कोक्लेनाइट करके आपको दे दिया है, ठीक है ना। तो ये संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की गतिविधियां दुनिया में उनकी समझ का निर्माण करती हैं, ये किसके द्वारा प्रस्तावित है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं हर बार, हर पेपर में, हर सेट में पूछा गया है। तो इसको भी इम्पोर्टेंट समझ के ही करिएगा कि ये क्वेश्चन आपके आने ही है, किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये जरूर आएगा। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। बच्चों की गतिविधियां दुनिया की उनकी समझ का निर्माण करती हैं, किसके द्वारा प्रस्तावित है। डब्ल्यू जी क्वेश्चन नंबर डाल के करिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत संदर्भ में लेव वाइगोट्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस रणनीति को हतोत्साहित किया गया है। सहकारी शिक्षा, मचान, सहायक शिक्षा या एक्सपोजरी शिक्षण। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज डिस्करेज्ड बाय लेव वाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन ये एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है आपका, आपकी डेट अभी नहीं पता चली होगी आई थिंक, इसलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा होगा। अभी ये फर्स्ट फेज का एग्जाम हो रहा है, तो जिनका है उनके उन्हीं का एडमिट कार्ड केवल आया हुआ है, ठीक है। और प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा अगर आपकी डेट क्लियर होगी लेखनी, तो आपका एडमिट कार्ड भी आपके एग्जाम से 2 दिन पहले आएगा। 7th का जो आंसर है वो हमारा डी होगा, शिक्षण, टीचिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पहेली के टुकड़ों को व्यवस्थित करते समय मीठी अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए जोर से बोलती है। लेव वाइगोट्स्की स्व विनियमन के ऐसी भाषण के उपयोग को संदर्भित करता है। अहंकारपूर्ण भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण या फिर तर्कहीन भाषण। इगोसेंट्रिक स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच या इन रिलेशनल स्पीच। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सेकंड होगा। थोड़ा आज फास्ट करेंगे ताकि हम लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर भी डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है और इससे लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्रवाई को परिभाषित करते हैं, जो कानून और सामाजिक समझौतों की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, यूनिवर्सल एथिकल यानी कि सार्वभौमिक जो सिद्धांत बोलते हैं वो है, अभिविन्यास को बनाए रखने वाला सामाजिक व्यवस्था, वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 9।
बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जो स्वस्थ चुने हुए नियम जो भी आएँगे, ये आपके 3rd लेवल की 6th स्टेज है, हमेशा याद रखिएगा इसको। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को एक सामान्य शिक्षण कार्य को प्राप्त करने के लिए समूह में काम करने की सुविधा प्रदान करता है। यह छात्रों के बीच डैश को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता, सहकारी शिक्षा, प्रतिद्वंदिता या फिर निराशा। In a progressive classroom, a teacher facilitates the children to work in group to achieve a common learning task. This will promote dash among students. Competition, cooperative learning, rivalry या फिर frustration। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ये जो राइट आंसर सभी ने किया है। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा। इससे आपका तैयारी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे बच्चे बिल्कुल सही से सही आंसर कर रहे हैं और इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है? इतने क्वेश्चन में मैंने सभी के सही आंसर देखे हैं मैक्सिमम। ठीक है? बहुत 11 का देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के प्रकार शामिल है? विश्लेषणात्मक, भाषाई, स्थानिक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, भाषाई, तर्क गणितीय, संगीत, द्रव्य क्रिस्टलीकृत या फिर जर्नल। ये आपको ग्रुप बना के दिया है, आपको सही बताना है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, वो 8 प्रकार आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। क्वेश्चन को कई तरीकों से पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैंने काफी बार बताया हुआ है आप लोगों को, तो आपको बताना है जो सही उनका है, जो उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं वो कौन से में सही है। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी है। भाषाई, तर्क, गणितीय और संगीत, ये तीनों बिल्कुल सही है। विश्लेषणात्मक नहीं है उनका, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, रचनात्मक, द्रव्य क्रिस्टलीकृत, ये सब इनकी नहीं है। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। बच्चों में लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? अन्य लिंगों के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास, वयस्कों के संपर्क में कोई रूढ़िवादी गतिविधियों में लगे हुए नहीं हैं, लड़कियां कला में अच्छी हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं, जैसे सामान्य कथन बनाना, विभिन्न लिंगों की जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं के सामाजिक धारणा के आसपास महत्वपूर्ण चर्चाएं। गरिमा पांडे जी, हेलो गरिमा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। 12 का सी। बिल्कुल। हमें किस चीज़ से बचना है, हमें क्या करना है कि ये नहीं बोलना है कि लड़कियाँ कला में अच्छा करती हैं, लड़के गणित में, ऐसे कथनों से हमें बचना है, ठीक है ना? इसको बनाना नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा 3rd होगा, ठीक है ना? बचना है, किससे हमें बचना है। तो ऐसे सामान्य कथन को हमें जो करना है ये क्लासरूम में नहीं बोलना है, ठीक है? तो इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी, तो सभी को कन्फ्यूज़न में दूर करती हूँ। कि लिंगों के साथ संयुक्त प्रयास करना है, उनको एक साथ गतिविधियों में लगे हुए रखना है, ठीक है? और जो करना क्या है कि लड़कियां कला में अच्छी हैं, लड़के गणित में उत्कृष्ट हैं, ऐसे सामान्य कथन बनाने चाहिए। तो ये गलत है, ऐसे कथन हमको नहीं बनाने हैं, ठीक है ना? और लिंगों के बारे में जो भी रूढ़वादिता है उसको क्लास में चर्चा करनी है, ये चीज आपको बोल रहा है। तो ये सब तो करनी है, जो नहीं करनी है ये वाले थॉट, जो लड़के क्या कर सकते हैं और लड़कियां क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा 3rd होगा। ठीक है, 12th का सी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। कथन वाले हैं, एक शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा नहीं करना चाहिए। कारण जो दिया है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान तरीके से निर्देश दिया जाए और मानक और मूल्यांकन तैयार किए जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करिएगा सभी, ठीक है? हाँ,
क्वेश्चन नंबर 12 निगेटिव था। यही चीज है, बचना है, बजाय, ये सब चीजों को ध्यान में देना है कि बचना है बजाय इसके केवल, तो ये सब निगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको आपको ध्यान रख के करना है। ठीक है, नीचे का थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इंग्लिश वाले से कर लीजिएगा कि दोनों कथन सही है, स्पष्टीकरण सही है, दोनों सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, एक सत्य है एक गलत है, ऐसा आपको बताना है। थर्टी वन का सभी फोर, ओके माही ने किया है। माही 13 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, 14 नहीं है, 13 है। हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, ठीक है ना। जिन्होंने डी आंसर किया, जैसे मंजूषा ने किया है, बबलू जी कर रहे हैं, ये जो है डी ऑप्शन। हाँ, प्रिंस ने भी किया है कि दोनों असत्य है, व्यक्तिगत मतभेदों को हमें दिखना है और सभी के लिए एक जैसे प्रतिशत में, सभी के लिए एक जैसा, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं है, तो सभी का मूल्यांकन और निर्देश एक तरीके से भी नहीं होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा फोर्थ होगा, ठीक है, दोनों असत्य है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना है कक्षा में, और प्रगतिशील कक्षा में क्या करना है कि सभी के लिए एक समान तरीका तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जहाँ पे हैं तो हम सभी को एक जैसे एक ही तराजू में तौल नहीं सकते हैं। एम राइट। जो चीज करना है, प्रगतिशील शिक्षा यही बात करती है कि बच्चों की जरूरतों के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको टीचिंग प्रोवाइड करानी है, उसको हेल्प करनी है, जैसा वो समझते हैं, जैसे जिसमें वो कंफर्ट होते हैं, तो वो चीजें करनी है। तो दोनों में निगेटिव बातें बोली गई हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग, ठीक है ना, मतलब निगेटिव है तो दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, इस पे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपका इससे भी क्वेश्चन आया है, जो 360 डिग्री हॉलिस्टिक वाला है ना, इसी से ऑप्शन में आया था, तो इसको ध्यान से रखिएगा कि 2020 की पॉलिसी आपकी आनी ही है। किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड के प्रस्तावित किया गया? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा, 14 डाल के करिएगा। हरी जी आप 13 का आंसर कर रहे हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल 14 का है वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल। 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ओके, 15। 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का आकलन करेगा? ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं? ग्लेशियर के निरीक्षण विशेषता को क्या कहा जाता है? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई थी कि वो आपने गलती से टाइप किया है माही। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड एक्सेस क्रिटिकल थिंकिंग? बहुत अच्छा, आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। भाषा वर्ग में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को सफल निष्कर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? हस्तलिखित कार्य प्रस्तुत करने के लिए सख्त समय और रेखाएं निर्धारित करना, कक्षा में नोट लेने के बजाय वॉइस रिकॉर्ड यानी ध्वनि से जो होता है रिकॉर्डर की अनुमति देना, हस्तलिखित के बजाय टाइप किए गए और मुद्रित असाइनमेंट को अनुमोदित करना, व्यक्तिगत गति से पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 16 का करिएगा। इन अ लैंग्वेज क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शुड बी अवॉइडेड फॉर सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद डिसलेक्सिया?
सभी डी कर रहे हैं, पर जो होगा ना व्यक्तिगत रूप से मतलब स्पेशली ध्यान से उसको पढ़ने और लिखने के अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही है। आपको पूछा था रणनीति से बचना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन में आपसे नेगेटिव पूछ रहा है, सभी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, सभी सभी डी कर रहे हैं, जो कि डी बिल्कुल राइट है। जो डिस्लेक्सिया से हैं, उनको व्यक्तिगत गति से यानी अकेले उनको पढ़ने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जिससे वो उनको पढ़ने-लिखने का अवसर प्रदान हो। ऐसे अवसर तो हमें देने हैं उनको। ठीक है? ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स आपके एग्ज़ाम में होते हैं जब हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं। मैं जानती हूँ इसका आंसर आप सभी को आता है, बट आपने क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी है सभी ने। बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ कि सभी को क्वेश्चन में दिक्कत होगी समझने में, आंसर जो होगा वो ए होगा। हस्तलिखित कार्य प्रस्तुत करने के लिए सख्त नियम रेखाएँ वो हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना है बच्चों के लिए ना। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। ध्यान की कम अवधि आवेग और निराशा यानी जो एक सही से पूरा बैठ के नहीं देख पाते हैं। आवेग और निराशा के लिए कम सहनशीलता द्वारा चिन्हित सीखने की कठिनाई को क्या कहा जाता है? अटेंशन डिफिशियंटी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर डिसलेक्सिया। जिनमें सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते, किसी चीज़ को ध्यान से नहीं देख पाते हैं, ऐसे बच्चे में क्या होता है? क्वेश्चन को खुशबू ध्यान से पढ़िए, ध्यान को की कमी कम अवधि तक किसी चीज़ पर ध्यान अपना केंद्रित कर पाते हैं, आवेग होता है, निराशा होती है, कम सहनशीलता होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी यानी हाइपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, वो क्लास में अटेंशन नहीं दे पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये किसको कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट ही होगा। ठीक है? ध्यान में रखिएगा इसको मैंने काफ़ी आपको एक बार एग्ज़ाम्पल से भी पढ़ाया था, ठीक है? माही ने सही आंसर किया है। दृश्य हानि नहीं होगा, जो बच्चे ध्यान की कमी किसी चीज़ पे ध्यान अटेंशन नहीं दे पाते, सक्रिय बहुत होती है, बहुत आवेग में होते हैं, यानी हमेशा क्लास में अगर इनको सिटिंग कराया जाए, बैठाया जाए, तो ये कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते हैं। इनके हाथ-पैर हिलेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे, सहनशीलता करने मतलब हाइपर एक्टिविटी होती है, अति सक्रियशीलता इनमें ज़्यादा होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ये इसकी विशेषताएँ भी पूछ देती है, कभी-कभी पूछा जाता है ये वाले किस विकार में आते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये इसकी पूरी विशेषता ही आपसे पूछ दिया गया कि इस तरह विशेषता वाले किस अ, तरह से कठिनाई वाले हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 तर्क सीखने, समस्या सुलझाने और सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सहित अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता वाली स्थिति को डैश के रूप में जाना जाएगा। सुनने की क्षमता में कमी, दृश्य हानि, लोकोमोटर विकलांगता या फिर बौद्धिक विकलांगता। तर्क करना, सीखना, समस्या सुलझाना और सामाजिक और व्यवहारिक कौशल के जो सहित अनुकूलित व्यवहार होते हैं, दोनों की महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता वाली स्थिति को डैश के रूप में जाना जाएगा। जिनमें इन सब चीज़ों की कमियाँ होंगी, उसको किस रूप में जाना जाएगा? सुनने की क्षमता में कमी, दृश्य हानि, लोकोमोटर यानी जो कि आपके मोटर्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है, जो आपके हाथ में फिज़िकली कुछ डिसऑर्डर होती है। 18 का आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। बिल्कुल, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जो राइट आंसर है वो हमारा 4 होगा बौद्धिक विकलांगता। ठीक है? हाँ, बौद्धिक विकलांगता होगी।
क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कथन वाले वाक्य हैं। समावेशन का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र एक नियमित स्कूल में अलग अलग वर्गों में सीखते हैं, जिसका रीजन दिया गया है। इस तरह का अभ्यास समाज में भागीदारी के लिए सीखने की कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 90। समावेशन से आपसे पूछ रहा है। समावेशन का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को एक नियमित स्कूल में अलग अलग वर्गों में सीखते हैं। इसका जो रीजन दिया गया है, इस तरह का अभ्यास समाज में भागीदारी के लिए सीखने की कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को तैयार करता है। क्यों दोनों सही होगा ये बताइए। कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्रों को एक नियमित स्कूल में अलग अलग वर्गों में सीखते हैं। अलग अलग वर्गों में क्यों सीखेंगे? बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि दोनों असत्य है। अलग अलग वर्गों में नहीं बल्कि एक साथ इनको पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सामान्य स्कूल में सभी के साथ शिक्षा देना, ना कि उनको वर्गों में विभाजित करना। इस तरह का अभ्यास समाज में भागीदारी के लिए सीखने की कठिनाई को सामना करने वाले छात्रों को तैयार करता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं करता, ये बोलता है कि सभी को एक साथ विकास करना, सभी को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, हाँ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? मौलिकता, अभिसरण सोच, प्रवाह या फिर लचीलापन। Which of the following is not an important factor of creativity? बबली जी का 2 रॉन्ग हो गया। चलिए, ये कॉमन मिस्टेक है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है, आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है। गुड आफ्टरनून रिया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिएगा। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ये सारी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, ये सारे आपके रचनात्मकता की क्वालिटी है। और अपसारी चिंतन, चारों चीजों को याद रखिएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब क्रिएटिविटी के गुण हैं, विशेषताएं हैं। तो ये सभी होंगी। जो नहीं होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा। अभिसरण सोच, यानी जो केवल एक ही दिशा में सोचते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। हाँ रिया, आज काफी लेट हो गया, जो कि सेशन काफी इम्पोर्टेंट है, जो लोग अभी जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। In a social constructivist classroom, what all would be a source of knowledge? न्यूज़पेपर, peers, टेक्स्ट या फिर फ्लोटेल्स? आपको सही ऑप्शन को चुनना है और बताना है। 2 रॉन्ग हो गया। चलिए, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है पर कोई बात नहीं। आप क्वेश्चंस को करते रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी निराशा वाली बात नहीं है कि 2 गलत हो गए, 4 गलत हो गए। ये सोचिए कि हमारे गलत हो रहे हैं, तो आपने 4 क्वेश्चन और सीख लिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके साथ आएंगे और आप उसको अब कर लेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 का दीजिएगा। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में ज्ञान का स्रोत क्या होगा? समाचार पत्र, सहकर्मी, पाठ्य पुस्तक या फिर लोक कथाएं? जो फोक आपके स्टोरीज होंगी उनकी बात हो रही है।
बिल्कुल, बिल्कुल राइट आंसर आया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा, चारों ही होंगे। ठीक है, 22 देखते हैं। शिक्षार्थियों के सक्रिय जुड़ाव में क्या शामिल है? What does active engagement of learners involve? पूछताछ और क्वेश्चनिंग करना यानी इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, प्रजनन और स्मरण, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन, फिर डिबेट एंड डिस्कशन। क्या सही होगा सक्रिय जुड़ाव में? कह सकते हैं आपके एक्टिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या चीज होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 22। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों होगा। जो नहीं होगा, आपको रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल वाला चीज नहीं कराना है। ठीक है, हाँ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल माही, बिल्कुल सही है। हाँ, इसका जो राइट होगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन आपको सही चूज करना था कि सही ऑप्शन उसमें क्या क्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत इस बार भी आए हैं और आपके आने के चांसेस हैं भी। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको ऑप्शन को चूज करके बताना होगा कि कौन कौन से सही हैं, या फिर ये भी हो सकता है कौन कौन से गलत हो। तीनों चीज पूछ सकता है। ठीक है, बबली जी के 3 रॉन्ग हो गए। चलिए कोशिश करिए आगे के रॉन्ग ना हो। क्वेश्चन नंबर 23। संसाधन समृद्ध वातावरण के भीतर शिक्षार्थियों को अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और उन्हें अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने की सुविधा प्रदान करना इस दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है? डिस्कवरी लर्निंग यानी खोजताज वाली लर्निंग, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, एक्सपोजरी शिक्षण या फिर व्यवहारवादी शिक्षण। ट्वेंटी थ्री निधि का आंसर आ गया है। बाकी सब भी आंसर करते जाइएगा। बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग खोजताजपूर्ण वाली जो लर्निंग होगी वो सबसे बेस्ट मानी जाएगी एक संसाधन समृद्ध वातावरण में। ठीक है, हमेशा जहाँ पे खोजताज पूछताछ क्वेश्चनिंग ये सब होगा, वाद विवाद चर्चा, ये सब जो चीजें होंगी हमारी लर्निंग में सबसे अच्छी चीजें हेल्पफुल चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, 24। बच्चों के बीच वैकल्पिक धारणाएं बनाने के लिए असामान्य है, पूरी तरह से अतार्किक और गलत है, उनके सहज ज्ञान युक्त सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षक द्वारा भाग नहीं लिया जाना चाहिए। Alternative conception among children are unusual to get formed, are purely illogical and in nonsense, represent their interactivity theories, should not be attended by the teacher. 24। हाँ, 24 का जो राइट आंसर है वो हमारा थर्ड ही सही है। बिल्कुल। 25 कथन वाले वाक्य हैं, थोड़ा ये लंबा है तो इसको ध्यान से पढ़ के उसके बाद आंसर करिएगा। किशोरों को कक्षा में चर्चा और वाद विवाद के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। कारण जो तो आपको दिया गया है, सहयोगी शिक्षा अर्थ की बातचीत है, कई विचारों को साझा करने के लिए जगह प्रदान करती है। सही विकल्प बताना है, ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और फोर्थ है आपका, ए और आर दोनों असत्य हैं। ओके, हरी जी आंसर आने के बाद करते हैं।
25 का आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ही सही है, और सभी ने इसके लिए बिल्कुल सही किया है। ये वाले कथन का बहुत सही आंसर सभी ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। छात्रों के बीच वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए रटकर याद करने के लिए लंबे मार्ग दे, वर्तमान सामग्री को मामूली रूप से चुनौतीपूर्ण और स्कीमा में संशोधन की आवश्यकता है, डिस्कनेक्ट यानी खंडों में ये तोड़ के जानकारी की रहते हैं, खंडों में जानकारी प्रस्तुत करे, ऐसे कार्य दे जो बच्चे के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से अधिक है। तो किस तरह के करने हैं? टू encourage conceptual change among student, a teacher should give long passages to rote memorize, present content which are moderately challenging and require modification of schema, present information in disconnect chunks, give takes which are way higher than children's current cognitive level. 26. तो सभी डी सी ऐसे बोल रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि छात्रों के बीच वैचारिक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या जिस लेवल में जिस संज्ञानात्मक स्तर पे वो है उससे छोड़ के आप उसे हायर लेवल क्वेश्चन देंगे, ये कहाँ तक सही होगा? गिव टेक्स विच आर वे हायर देन चिल्ड्रंस करेंट कॉग्निटिव लेवल, उसका जो कॉग्निटिव लेवल है क्या आप उससे हायर क्वेश्चन देंगे आप उसको करने के लिए? ऐसा नहीं होता है। और पता ही है कि डिस्कनेक्ट किए खंडों में जानकारी हमें प्रस्तुत नहीं करना है, बच्चे उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ये किस तरह के बच्चों के लिए दिया जाता है ये भी बताया गया है। ठीक है, ये चीज नहीं है कि हम उसे चंक्स में इंफॉर्मेशन दे, टूटी फूटी जानकारियां दे, तो ये चीजें उनकी सोच को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। ठीक है, रट कर याद करना तो कभी भी सही बात नहीं है। जिसको मैंने बोला कि रट कर जहाँ भी रोट मेमोराइजेशन, रिकॉल, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब निगेटिव में जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा हमारा कि वर्तमान सामग्री में मामूली रूप से जो थोड़ी सी चैलेंजिंग चीजें हैं उनको मॉडिफाई करने की देंगे, उसमें स्कीमा जो है उसको थोड़ा सा संशोधित करने ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो वो कर सके उनके प्रेजेंट करंट कॉग्निटिव लेवल पे। ठीक है। 27। योग्यता के विश्वास का अर्थ है कि सफलता प्राप्त करने में प्रयास सार्थक है, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, वृद्धिशील या फिर परिहार आधारित। मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। एफर्ट आर मीनिंगफुल इन अचीविंग सक्सेस। आपका कॉम्पिटेटिव होगा या फिर इनेटिव होगा या इंक्रीमेंटल होगा या अवॉइडेंस बेस्ड होगा। 27। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा, वृद्धिशील करना है, आगे उसको बढ़ाना है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा 27 का हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट, ए नहीं होगा, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं करना है हमें। ठीक है। 28। एक रचनात्मक कक्षा में ऐसे कार्य शामिल होंगे जो मध्यम रूप से कठिन हो, मॉडरेटली डिफिकल्ट हो, पाठ को याद करने पे आधारित, दोहराव और यांत्रिक या फिर समूह कार्य। सही विकल्प को आपको चुनकर ऑप्शन बताना है। 28 के लिए रचनात्मक कक्षा की बात हो रही कि क्या क्या चीज हमें उसमें शामिल करना चाहिए। हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। फर्स्ट और लास्ट का जो होगा समूह में कार्य करना और हल्के कठिनाई स्तर को देना, तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा सी के साथ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ ग्रुप वर्क। हाँ, ग्रुप वर्क भी कराना है और मॉडरेटली डिफिकल्ट वर्क जो है वो भी थोड़ा सा उसमें शामिल करेंगे, रचनात्मक कक्षा की बात हो रही थी।
ठीक है, 29 का देखते हैं। एक छात्र को डैश का अनुभव होने की संभावना है जब सफलता के लिए उसका कार्य हो, एट्रीब्यूशन हो, वो आंतरिक रूप से माना जाता हो, और जब विफलता के लिए एट्रीब्यूशन को बाहरी माना जाता है तो डैश होता है। आंतरिक होता है तो क्या होगा, और बाहरी आपका जो एट्रीब्यूशन होगा, जो बाहरी विफलता होती है उसका बाहरी प्रेरणा या कारक जो होगा वो उसकी वजह से क्या होगा, आप में क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बताना है कि डैश और डैश में क्या होगा। चिंता, राहत, शर्म, कृतज्ञता, अभिमान या फिर क्रोध, या कृतज्ञता या फिर खुशी। आंतरिक प्रेरणा हमें कब मिलती है, आंतरिक रूप से हम कब खुश होते हैं, जब हमें अपने कार्य में सफलता मिलती है और उसका कारण खुद का आंतरिक होता है तो वो हमें अभिमान लाता है। और विफलता अगर होती है तो हम अपने अंदर की कमियों को नहीं देखते हैं, हम बाहरी चीजों पे ही ज्यादा फोकस्ड होते हैं। वो प्रेरणा क्या होती है, क्रोध की भावना हमारे अंदर होती है, ये बाह्य प्रेरणा होती है। तो यहाँ पे जो होगा कि एक छात्र को अभिमान का अनुभव होने की संभावना है जब वो सफलता के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। ठीक है, और जब विफलता के लिए एट्रीब्यूशन यानी जो भी उसका समर्पण होता है बाहरी माना जाता है तो उसके अंदर क्रोध होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड होगा। आज बहुत ठंडा है, ठंडा है पर पढ़ाई में जोश में कमी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल गर्मी होनी चाहिए क्योंकि अभी एग्जाम आपके बहुत करीब है। तो वो ठंडी को अभी साइड में रखिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है खुशबू? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य ग्रेड में एक नई अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षक को चाहिए। While teaching a new concept in middle grade, a teacher should टीचर को क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करें कि अवधारणाएं छात्रों के लिए बिल्कुल विदेशी हैं। छात्राओं को पहले से ही नई अवधारणा के साथ क्या पता है? छात्रों को तैयार नोट्स दें और उन्हें याद रखने के लिए कहें। सुनिश्चित करें कि छात्र अवधारणा के बारे में चर्चा में अपने सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान को साझा नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सभी आंसर करिएगा इसके लिए। नहीं, डर नहीं लगना, जहाँ डर होगा हमारा कॉन्फिडेंस लूज होगा और वहीं पर हम गलती करेंगे। और किस बात का डर है? डर तो हमें करना नहीं है, तैयारी अगर हमारी पूरी पक्की है तो डर कभी नहीं लगेगा। ठीक है, और हमेशा ये सोचिए कि डर के आगे जीत है। काफी बार आपने ऋतिक रोशन का देखा भी होगा। ठीक है ना, तो डर के आगे जीत ही रखनी है आपको। बहुत अच्छा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें क्या है, छात्रों को पहले से नई अवधारणा के साथ क्या पता है इसको बताना है। तो देखा होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार कितने तरीके से घुमा के पूछा गया है, और आज जो मैंने कराया आपको पेपर सेकंड कराया था तो थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब बारी है आपके स्कोर्स जानने की। आज मैं जानना चाहती हूँ कि आज का हाईएस्ट स्कोर किसने किया है। ठीक है, और डरना बिल्कुल नहीं है, दिमाग में बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके एग्जाम में दीजिएगा, पेपर को आराम से पढ़िएगा और दीजिएगा। ठीक है, ओके, मंजूषा का है 25। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रिंस। माही का 27, बबली का 26, बहुत अच्छा। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को बेस्ट ही समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, राधा अपना वो ऑब्लिक का जो है ना वो गलत किया है, उसको सही करना। 26 आउट ऑफ 30, ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, रोहित का 24।
कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है। और मैं इसको खराब नहीं मानती, बहुत अच्छा मानती हूँ कि सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है। और एक चीज वही है कि जो भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं आप उसको भी देखिएगा, एमसीक्यू करते जाइएगा। क्या होता है, नया पढ़ते पढ़ते पुरानी चीजों को भूलते जाते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और सभी के लिए क्लैपिंग करिए, सभी ने बहुत अच्छा किया है, तो सभी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल हम और करेंगे, और हमारी क्लास अब बहुत जल्दी बंद होने वाली है। ठीक है ना, तो मेरी बस यही रहेगी आप लोगों से कि सभी आप करते रहिएगा, जब तक आपके एग्जाम ना आए प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू बबली। और ऐसा ही मैं आप लोगों से पार्टिसिपेशन चाहती थी जैसा आप लोग कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आएंगे। बस थोड़े से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए कि आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अभी नहीं मिला है क्वेश्चन, ठीक है ना निधि, इतनी जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन जो भी अभी रिव्यू आ रहे हैं वो मोस्टली यही आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। मेनली सीडीपी और ईवीएस, दो ऐसे पेपर हैं जिसमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं। तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए कि जो आपने पीछे पढ़ा है वो सब बहुत अच्छा आएगा। बना रहे हैं मैम, सरसों का साग बना रहे हैं। अच्छा खुशबू, बहुत अच्छा। नहीं, क्लास अभी के लिए प्रिपरेशन के लिए क्लास तो मेरी चलती ही रहेगी। आगे जो बच्चे आएंगे, आप लोग आगे जब टीचिंग के लिए जब सीटेट क्वालिफाई करके आएंगे ना, तो फिर जब आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करेंगे, फिर मैं उसमें आप लोग को तैयारी करूंगी, फिर ज्वाइन करूंगी ना। तो एक बार सभी से मुझे आप लोगों के साथ कनेक्ट होना इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे खुद दुख हो रहा है कि अब क्लासेस नहीं होंगी, और मुझे जानना है कि आप लोग का रिजल्ट कैसा आ रहा है। क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ हमने भी मेहनत की है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने जो एफर्ट आपके लिए डाला वो कहाँ तक सक्सेस है। और खुशबू जैसे वही है, सरसों का साग मुझे नहीं आता बनाने के लिए। मैंने बहुत बार कोशिश की है, पर लग रहा है आपसे मुझे सीखना पड़ेगा कि सरसों का साग कैसे बनता है। नमस्ते श्रीकांत जी। क्लास ऑफ होने के बाद अभी जो थोड़ी सी होगी, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, तो मैं जानूंगी सब्जियों को कि सरसों का साग कैसे बनाते हैं। ठीक है। और मैं होपफुली यही आशा करती हूँ कि सभी का इस बार एग्जाम क्लियर हो जाए, और आप नेक्स्ट जो एग्जाम दे वो टीचर बनने के लिए दें, और उसमें आप सक्सेस आए। ठीक है ना, तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट, और कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है ना, मेरी बस यही रिक्वेस्ट आप लोगों से रहती है कि आप सब प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जरूर लगाइएगा एग्जाम से पहले। थैंक यू खुशबू, बता दीजिएगा जरूर, टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े तो वहां से जुड़े रहिएगा, और मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ बबली। चलिए, फिर कल मिलेंगे आपके साथ, कुछ और एमसीक्यू करेंगे हम लोग। ठीक है ना, अभी जब तक जुड़े हैं, अभी तो हैं ही आपके साथ, तो करते रहेंगे। ठीक है। ओके माही, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जो मेरे स्टूडेंट है कहीं ना जाए, और मैं इनसे कनेक्ट हूँ किसी ना किसी थ्रू से पढ़ाते हुए। ठीक है ना, और मैं आप लोग को भी पढ़ाता हुआ देखना चाहती हूँ कि आप भी एक सक्सेसफुल टीचर बने। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। तो ध्यान रख